वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की विज्ञान के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का सलूशन यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए, जैसे मैं बुक को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपके सन 2022-23 का किताब है, नई बुक है जो आपके स्कूल में आई है, उसी का सलूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और जैसे मैं पेज ओपन करता हूँ ना तो सबसे पहले आपको इंडेक्स देखने को मिलता है। देख लो, यहाँ पर पाठ 1 से लेकर के जितने भी पाठ हैं पाठ 16 तक संपूर्ण सलूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी को प्रॉफिट मिल जाए। और किस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना है आसान भाषा में यहाँ पर आपको दिखाया और बताया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा हैं तो सभी क्वेश्चन को कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा और मैं चाहता हूं कि कम टाइम में फटाफट कंप्लीट कर दूं सभी चैप्टर्स को। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। मतलब फसल का उत्पादन किस प्रकार से व्यक्ति करता है और उत्पादन करने के बाद उसे किस प्रकार से सुरक्षित रखता है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो देख लो, पहला प्रश्न कह रहा है कि फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम लिख करके दो दो उदाहरण देना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखो एक एक चीज रीड तो नहीं कर सकता मैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा, तो फटाफट देख लो। आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, खरपतवार फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। वही खरपतवार मतलब जो आपके घास फूस होते हैं जो फसल में एक्स्ट्रा उगाते हैं, जब हम खाद डालते हैं तो वो फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बारे में पूछा गया। तो ये रहा आंसर। आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर, मिट्टी में रहने वाले केचुए एवं सूक्ष्म जीव को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए इसे मैं साइड करता हूं और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस और उसका सही आंसर। ये देखिए, चौथा नंबर, सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने को क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। और यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में पूछा गया। तो लाभ आपको 3 लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे देख लेते हैं छठवां नंबर, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीज का चयन किस प्रकार से करेंगे। तो इसका आंसर यहां से लेकर के यहां तक लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सातवां नंबर, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। यदि फसल को आप रखने जा रहे हैं सुरक्षित तो उसके पहले हमें धूप में सुखाना चाहिए। क्यों सुखाना चाहिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे देखते हैं आठवां नंबर, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो एक साइड रहा उर्वरक, दूसरी साइड खाद, तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई पेज ओपन करता हूं, नेक्स्ट देख लेता हूं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दीर्घ उत्तरी स्टार्ट होता है। दीर्घ उत्तरी में कह रहा है सिंचाई के पारंपरिक तरीके के नाम लिखिए। जो वर्तमान में तरीके आ गए हैं उन तरीकों के नाम लिखना है। तो देख लो यहाँ पे लिखा है घिरनी, चैन पंप, ढेकली, राहट। ठीक, नंबर देख लो, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि से की जाती है। विधि का नाम लिख करके चित्र बनाना है। तो विधि का नाम यहाँ पे लिखेंगे ड्रिप तंत्र, मतलब टपकन विधि। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 10वां नंबर, मिट्टी को पलटना और पूला करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 10वां नंबर, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो ये देखिए, ये रहा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलो पेज ओपन कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं नेक्स्ट देख लो दूसरा नंबर, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक, देखो एक पाठ को मैंने जल्दी दिखाया फिर भी 4 मिनट का वीडियो बन गया, 3-4 मिनट का। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट देखो, जंतु एवं पौधे में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लो, इसके बारे में बोला गया है कि चित्र में कौन सा सूक्ष्म जीव है इसे पहचानना है, फिर यह किस वर्ग में आता है। तो दोनों का नाम लिखना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर, प्रतिजैवी का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देख लो यहाँ पर 2 प्रतिजैवी का नाम लिखा गया है। ठीक, सॉरी 2 प्रतिजैवी के बारे में लिखा गया है। चौथा नंबर देख लो, चौथा नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर के उस रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि उसका दही नहीं जमा, तो दही ना जमने का क्या कारण था। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। आगे देख लेते हैं, यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उपयोग की सूची बनाइए। तो ये रहा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे देख लेते हैं 6वां नंबर, वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये रहा इसका आंसर। ओके, चलिए भाई आगे ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज। 7वां नंबर देखो, पहेली ने आधा किलो आटा लेकर के उसमें थोड़ी सी चीनी डाल करके गर्म जल में मिला दिया। ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पर लिखा गया है पूरा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसका लिंक मैं अलग से दे दूंगा, अभी तो मैं नहीं दिया हूं।
ताकि आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाओ। बाकी कोई भी दुविधा है स्टडी रिलेटेड तो आप मेरे से बिंदास पूछ सकते हो। 8वां नंबर देखो, साधारण नमक को परिरक्षण के रूप में उपयोग करते हैं क्यों? तो इसका आंसर ये रहा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 9वां नंबर, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा दर्शाइए। तो इसके लिए मैं छोड़ दिया हूं, यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र नहीं बनाया हूं। ठीक है, आपको सिंपल सा पेज नंबर 27 ओपन कर लेना है, उसमें चित्र बना हुआ है, वही चित्र को यहाँ पर बना देना है। ठीक है, जो चित्र बना है नाइट्रोजन चक्र का उसी को बनाना है। आगे देख लेते हैं 10वां नंबर, मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, रोगजनक सूक्ष्म जीव और रोग से बचाव के उपाय लिखिए। देखो 3 ब्लॉक बनाना है, 1 2 3। आपकी किताब में 4 ब्लॉक है। ठीक है, तो 3 ब्लॉक इस प्रकार से आपको लिख देना है और कुछ कुछ पॉइंट लिखना है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए भाई फटाफट शेयर कर दो। देखो अभी तक शेयर नहीं किए हो तो, क्योंकि यहां पर आपको तगड़ा एक एक चैप्टर्स का आंसर दिया जा रहा है। 5वां नंबर देख लो, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में ये चैप्टर है पूरा पूरा। ठीक है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय मतलब कभी समाप्त ना होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, इसे बांटना है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा नंबर देखो, कार्बनीकरण क्या होता है, कार्बन के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे। तीसरा नंबर देखो, भारत में प्राकृतिक गैस कहां कहां पाई जाती है। तो सिंपल सा आपको त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, जिससे गाड़ियां चलती हैं और ये प्रदूषण भी बहुत कम करता है, इस बात को ध्यान रखना। चौथा नंबर देख लो, जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर यहां पर है। ठीक, चौथा नंबर के सेकंड में पूछा गया था सीएनजी का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम यहां पर तो नहीं लिखा गया, लेकिन मैं बता देता हूं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 60 में लिखा गया है। ठीक, उसमें हिंदी में लिखा है आपकी किताब में, मैंने किताब को भी देखा, हिंदी में लिखा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो हिंदी में लिख दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देख लो लघु उत्तरीय प्रश्न। 5वां नंबर देखो, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। ठीक, तो इसका आंसर यहां से लेकर के यहां तक लिखना है। आगे देखते हैं 6वां नंबर, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार रख सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया। तो इसका आंसर यहां पर लिखेंगे। 7वां नंबर देख लो, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक के नाम तथा उपयोगों की सूचीबद्ध कीजिए। तो एक साइड संगठक और एक साइड उपयोग, जैसे एलपीजी का उपयोग कहां होता है, पेट्रोल का उपयोग कहां होता है, सब आपको पता भी है और यही आंसर लिखना है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से पेज नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट पेज पलटा लेते हैं और देखते हैं 8वां नंबर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार को दर्शाते हुए एक चित्र बनाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। आगे देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 9वां नंबर देखो, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझिए, पेट्रोलियम बनता किस प्रकार से है। तो ये मैंने पूरा प्रक्रम यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको इतना ही प्रक्रम लिखना है। देखो आंसर ज्यादा बड़े मत लिखना, क्योंकि याद आपको करना पड़ेगा, दिक्कत आपको जाएगा, इसलिए आंसर छोटे से छोटे लिखना। आगे देख लेते हैं 10वां नंबर, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ गाड़ी चलाते समय पेट्रोलियम डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है। तो ये रहा इसका आंसर, आपको इतना लिखना है। ठीक, चलिए भाई आगे पेज ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 दहन और ज्वाला संबंधित है। पहला नंबर दहन क्या है यही पूछा गया है, तो आपको सिंपल सा आंसर लिखना है। बाकी पूरा प्रश्न आपके पास ही प्रश्न दिया गया है ना, आंसर उस लिखना है, तो आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लो। आगे देख लो दूसरा नंबर, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बस यहां से लेकर के यहां तक आंसर लिखना है। तीसरा नंबर देख लो, ईंधन क्या है, अच्छे ईंधन की विशेषताएं। तो बस ये आंसर आपको लिखना है और विशेषता यहां पर दिया गया है। चौथा नंबर देख लो, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहां से लेकर के यहां तक आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है, ऐसा क्या कारण है। तो यहां से लेकर के यहां तक इसका आंसर लिखना है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं 6वां नंबर, तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सा सभी को इस प्रकार से लिख देना। 7वां नंबर देख लो, ज्वलंत ताप किसे कहती हैं, क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। तो यहां से लेकर के यहां तक आपको लिख करके कंप्लीट करना है। आगे देख लेते हैं 8वां नंबर, मोटर वाहन में ईंधन के रूप में डीजल तथा पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है, ऐसा क्या रीजन है। तो इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 9वां नंबर, दहन के लिए वायु आवश्यक होता है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किस क्रियाकलाप का वर्णन करेंगे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं 10वां नंबर, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बना करके विभिन्न क्षेत्र को दिखाना है। ये रहा मोमबत्ती का ज्वाला और सभी क्षेत्र को मैंने बांट दिया, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, इसमें देखो चित्ररस बोला है तो मैंने चित्ररस बनाया है, बाकी कुछ लिखने को नहीं बोला गया तो मैंने नहीं लिखा। जो प्रश्न बोला गया वही करूंगा भाई, इससे ऊपर तो करना नहीं है, ओवर विचार बनना नहीं है। ठीक है, 7वां नंबर देखो, पौधे एवं जंतुओं को संरक्षण के बारे में पूछा गया है, मतलब चैप्टर का नाम है। तो विशेष क्षेत्रीय इस विशेष का कोई 2 एग्जाम्पल देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक, दूसरा नंबर देखो, वनों उन्मूलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा गया है, तो ये रहा।
तीसरा नंबर, सूखा क्यों पड़ता है, क्या रीजन है सूखा पड़ने का, तो इसका आंसर ये रहा। चौथा नंबर देखो, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं, ऐसा क्या रीजन होता है कि राष्ट्रीय उद्यान बनाना पड़े, तो इसका आंसर ये कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को फायदा मिल जाए और सभी दोस्त एक ही वीडियो में सभी चैप्टर्स का सोल्यूशन पा जाएं एकदम आसान भाषा में। ठीक, आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 5वां नंबर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं, कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम बताओ, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने खुद फाइंड किया, कहीं से कोई चीटिंग नहीं किया, खुद मेहनत करके आंसर रेडी किया हूं और डेफिनेटली यहां पर जो आंसर मिल रहा है 100% सही और एक्यूरेट आंसर दे रहा है। मैं आपको किताब दिखा देता हूं, देखो ये मेरे पास बुक है भाई, रात भर आप लोग के लिए आंसर ढूंढता हूं और इसमें लिखता हूं, तब जाकर कहीं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। तो वीडियो रिकॉर्ड करने में काफी मेहनत लगता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप फटाफट दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी को फायदा मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं 6वां नंबर, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये प्रश्न पूछा गया, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है। 7वां नंबर देखो, वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए, किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखना है। ठीक है, तो एक साइड वन्य प्राणी अभयारण्य और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, इस प्रकार से आपको लिख करके कंप्लीट करना है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो ये यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक एंड करना है। आगे देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 9वां नंबर, वनों उन्मूलन से मृदा की उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करना है। दूसरा नंबर कहता है वनों उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहां पर पूछा था मिट्टी की उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है और यहां पर वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोनों का आंसर कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही लिखना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर, 10वां के एम पूछा गया है, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है क्यों, और यहीं पर बी नंबर कहता है प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की जाती है, ऐसा क्या रीजन होता है कि हमें प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब आपका प्रोजेक्ट टाइगर को पीटी बोलते हैं। ठीक है, पीटी, पी मतलब प्रोजेक्ट और टी मतलब टाइगर, तो पीटी की क्यों आवश्यकता पड़ी और बाघ परियोजना मतलब बाघ को संरक्षण करने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में पूछा गया है। यहां पर 11वां नंबर कहता है कि लगातार जो उद्योग बढ़ रहा है, मतलब औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो इससे वनों की जो अनावश्यक कटाई हो रही, वन जंगल लगातार कट रहे हैं, तो इन परियोजना में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। संक्षिप्त में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। चलिए आगे देख लेते हैं पार्ट 9, जंतुओं में जनन। यहां पर लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, IVF का पूरा नाम पूछा सिंपल सा, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपको लिख देना है। सेकंड नंबर कहता है कि किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो सिंपल सा यहां पर शुतुरमुर्ग का अंडा लिख देना है। आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर, भ्रूण का निरंतर विकास कहां होता है, तो भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है, सिंपल सा लिख देना है। चौथा नंबर देखो, जनन क्या होता है, जनन जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, तो यहां से इसका आंसर यहां तक लिख करके कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 5वां नंबर, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए इनको उदाहरण दीजिए। तो ये रहा एक साइड आंतरिक और दूसरी साइड बाह्य निषेचन, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। 6वां नंबर देख लेते हैं, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा भाई मानव शुक्राणु और ये रहा मानव अंडाणु, इनका चित्र आपको बनाना है। 7वां नंबर देखो, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देता है, ऐसा क्या रीजन है, तो इसका आंसर ये इतना सारा लिखना है। देखो पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप पूरा लिखोगे तभी विस्तार से समझा पाओगे। 8वां नंबर देख लेते हैं, लैंगिक जन्म तथा अलैंगिक जन्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक साइड ये रहा लैंगिक और दूसरा साइड अलैंगिक, कुछ इस प्रकार से लिखना है। और मैं पेज ओपन कर लेता हूं, ये रहा और भी अंतर, ठीक है। चलिए इसी का दीर्घ उत्तरीय देख लो, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन जो आपकी मुर्गी होती है वो बच्चों को जन्म नहीं देती बल्कि अंडे देती है, ऐसा क्या रीजन है, ठीक है। तो इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक लिखना है। पूरा कहानी में लिख दिया हूं, 100% ये सही है, छाप दो सिंपल सा फोटो क्लिक करके। आगे देखते हैं 10वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न यहाँ पे देख लो। और प्रश्न मैटर नहीं करता, मैटर करता हमारा आंसर क्या है, तो आंसर आपका ये रहा, ठीक है। इसे नीचे देख लो, चित्र अगेन बोला हाइड्रा का मुकुलन और अमीबा का द्विखंडन विभाजन का चित्र बनाना है। तो ये ऊपर वाला हाइड्रा का मुकुलन है और नीचे वाला बी नंबर जो है ये अमीबा का द्विखंडन विभाजन है। चलिए भाई ओपन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 किशोरावस्था की ओर। तो इसको सेकंड वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 14 मिनट का हो चुका है। मैं चाहता था 15 मिनट में सभी कवर कर दूं लेकिन नहीं हो पाया है। देखो आंसर रेडी है, जल्द ही इसका सेकंड पार्ट बना करके अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें चैप्टर नंबर 16 तक के सभी को कवर करूंगा, ठीक है। 10 बचा है, 10, 11, 12, 13 और 2-3 पार्ट छूटे हैं और 16 कंप्लीट कर दूंगा फटाफट। एक 15 मिनट का वीडियो अगेन मिलेगा जिसमें पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। सभी के लिए बाय बाय और पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कभी भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। ओके बाय बाय।